नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएससी बूस्टर पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो ऑडिटर मेंस का जो तैयारी है अच्छे से चल रहा होगा। और मैं जो इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक आपके जितने भी आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक था वो करवा चुका हूँ, और एक कल जो था 1857 की क्रांति, और आज को जो हमारा लेक्चर है संथाल विद्रोह। ठीक है, और ये जो क्लास होगा बाय लैंग्वेज होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इससे बेहतर लाभ पहुंच रहा होगा आप सभी लोग को, और इसका लाभ भी उठा रहे होंगे और खुद से नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा संथाल विद्रोह। और ये देखिएगा हमेशा पूछे से जाता है कि हम बताए भी थे जब जीएस पेपर फर्स्ट का जब हम उस समय डिस्कस किए थे सिलेबस को लेके, तो एक ट्राइबल्स मूवमेंट से भी क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। तो ये जो आपका पहला है संथाल रिवोल्ट के बारे में, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि बीपीएससी में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा इनसे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग, व्हाट वेर इट्स कंसिक्वेंसेस। मतलब कि संथाल जो जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति था, उसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, इसका दो चीज लिखना था। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। दूसरा है कि डिस्कस द कॉजेज एंड द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ द संथाल इन द बिहार, यानी इसका क्या कारण था और इसके क्या आपका रिजल्ट क्या हुआ, यानी इसका क्या परिणाम है। दोनों के एक ही मतलब, कंसिक्वेंसेस में सिर्फ परिणाम होता है और रिजल्ट में से भी परिणाम ही होता है। यानी दोनों का क्वेश्चन एक ही इर्द गिर्द है, यानी आप कह सकते हैं कि क्या इसके कॉजेज थे और क्या इसके परिणाम हुए। इन्हीं सब तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आज का जो क्वेश्चन है हम इस पे डिस्कस करेंगे। रिव्यू द रीजन फॉर द संथाल रिविलियन कंसिडर फॉर द वेरियस डायमेंशन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, मैंने इसका वेरियस डायमेंशन को आपको कवर करना है और क्या इसके कंसिक्वेंसेस, इसके क्या परिणाम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें कि ब्रिटिश जब आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है, जब हमारे ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो क्या था, उनको पहले व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उनका देखिए कि धीरे धीरे हमारा इंडिया में टैक्स जब इंक्रीज कर लिया, तो क्या था कि जब उनका ध्यान लास्ट में किन पे पड़ा, तो अब जो वन में जो रहते थे, जो जनजाति वगैरह था, उन पे पड़ गया। क्योंकि संथाल लोग भी क्या था कि वन में ही रहते था, उनका जो मुख्य पेशा था जंगल में ही रहते थे, और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था वहीं पे थी, लकड़ी को काटते थे और लकड़ी को ही काट के बेचते थे। लेकिन जब ध्यान किनका पड़ा, तो अंग्रेजों को पड़ गया, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो भूमिका में देखिएगा सबसे पहले आप लिखिएगा भूमिका में कि बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया मानी जाती है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, आप इस लोग जरूर याद रखें कि बिहार में जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह औपनिवेशिक के विद्रोह प्रथम क्या है, सशक्त जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोह के महत्व का प्रमाण है कि कार्ल मार्क्स जिसे बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों द्वारा इसकी चर्चा की गई। ठीक है, ये सब पॉइंट अगर लिखिएगा तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस चीज़ को आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा है इसमें लिखिएगा कि इस यह विद्रोह लगभग इसी समय हुए कि चीन के ताइपान विद्रोह तथा उसके आसपास हुए भारत विभिन्न जनजातीय विद्रोह से सभ्यता एवं विषमता का तत्व रखता था। ये पॉइंट अगर लिखिएगा इंट्रोडक्शन के जो सबसे टॉप फ्रंट पे, तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लड़का नहीं कि पढ़ क्या है, एग्जाम खुश होगा आपसे। इसके अलावा भी और भी है। इसके अलावा देखिएगा कि इंग्लिश में अगर लिखिएगा कि फिर उसके बाद कि द संथाल हुल वाज ए नेटिव रिवेलियन इन द प्रेजेंट डे झारखंड इन द ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनी अथॉरिटी एंड द जमींदारी। ठीक है, जमींदारी स्पेलिंग गलत लिखा गया है, सिस्टम बाय द संथाल पीपल। ठीक है, ये जमींदारी जेडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट वाज स्टार्टेड ऑन द 30 जून 1855 एंड द 10 नवंबर 1855, 30 जून से स्टार्ट हुआ था, 10 नवंबर तक चला था। मार्शल लॉ वाज पास्ड विच लिस्ट अंटिल 1856, लेकिन लास्ट में क्या था कि यहाँ पे जब मार्शल लॉ लागू कर दिया, उसके बाद ये खत्म हुआ। व्हेन द मार्शल लॉ वाज सस्पेंडेड द मूवमेंट वाज ग्रेटली इंडियन बाय द ट्रूप्स लोयल बाय द ब्रिटिश। ये क्या था कि लास्ट में क्या था कि ये लोग भी उपद्रव हो गए, चूंकि क्या टैक्स सिस्टम जो था क्या इन लोग के ऊपर दागा गया था, बहुत लंबा लंबा दाग दिया गया था, जिसके कारण क्या था कि ये बाहरी लोगों को, इन लोग को लगा कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये बाहरी लोग हैं, दीकू बोलते थे उसको। ठीक है, दीकू लोग को क्या है, हम लोग इसको भगाना है। ठीक है, और द रिवेलियन वाज लेड बाय द फोर ब्रदर्स, क्या था, सिंधु कान्हू चांदन भैरव, ये चार जो भाई थे उन्होंने चला था। और ये जो मेनली रूप से अगर देखिएगा तो संथाल जनजाति का जो मुख्य निवास था भागलपुर से लेकर राजमहल के क्षेत्र में था, जिसे दमन ए कोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एक्चुअली में था क्या, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कि जो सबसे पहले क्या था, संथाल विद्रोह की जो पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो 1765 ईस्वी में जो दीवानी व्यवस्था था उसी से तैयार की जाती है।
क्योंकि उस समय में क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने से सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्रों को तत्पश्चात क्या था, जनजातीय इलाकों में अंग्रेजी का प्रभाव स्थापित होने लगा था। मैंने आप कह सकते हैं कि जब बंगाल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि द अपराइजिंग ऑफ संथाल बिगेन इन द ट्राइबल रिएक्शन टू डिस्पोटिक ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, यानी 1765 ईस्वी में ही एक दीवानी व्यवस्था आई थी। और दीवानी व्यवस्था आने के कारण क्या था कि अंग्रेजों को एक अधिकार मिल गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले दीवानी क्षेत्र में क्या, मैदानी क्षेत्रों में वो टैक्स वसूलेगा। तो सबसे पहले तो उनका ध्यान उस पर नहीं गया था, लेकिन बाद में क्या था, उनको ध्यान है कि अरे जंगल भी तो हमारा ही है, ठीक है, क्योंकि वो सब अपना ही मानते थे। तो जंगल के ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए, जो कि क्या था कि वहाँ के जो संथाल लोग रहते थे, इसको दीकू बोलते थे, यानी बाहरी लोग रहते थे, ठीक है। बाहरी लोग में कौन कौन थे, दीकू, महाजन और साहूकार, इसी लोग को क्या कहते हैं। जिससे क्या होता कि व्यापक मतलब क्या होता है, उन लोग का रोष बढ़ने लगा, और जिसके कारण क्या है, विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा कि यह औपनिवेशिक शासन के संचालन के खिलाफ विद्रोह था। ये पॉइंट जरूर लिखिए, औपनिवेशिक शासन के संचालन के खिलाफ क्या था, ये विद्रोह था। आगे देखिएगा, आप मैप में बना के भी देखिएगा, हम हमेशा बताते हैं कि मैप और फ्लो चार्ट डायग्राम जरूर बनेगा। ये मैप में भी आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे इसका रहा था। अब देखिए ये आप भागल और बंगाल और बिहार दोनों देखिएगा। ये जो आपका बिहार वाले क्षेत्र में जो आपका कहाँ पे आता है, बिहार वाले भागलपुर से लेकर राजमहल तक के क्षेत्र में जो था, ठीक है। ये बिहार और झारखंड दोनों का मैप बना के इंडिया के मैप में भी दिखा सकते हैं कि भागलपुर कहाँ है। और जो आपका संथाल रिवोल्ट हुआ था कहाँ पर हुआ था, झारखंड में था, वेस्ट बंगाल, साउथ बिहार, ये सब तमाम क्षेत्रों में जो था। आप ये मैप बना के जरूर दिखाएंगे, इससे आपको एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इसके क्या क्या कारण थे, संथाल रिवोल्ट के क्या कारण थे। तो देखिएगा, इसके बहुत सारे कारण थे। एक आपका कह सकते हैं कि सोशल कॉजेज थे। दूसरा था कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ब्रिटिश संरचनात्मक दृष्टिकोण था। और तीसरा जो था, अंधविश्वास था इन लोगों का। और चौथा जो था, तत्कालिक कारण क्या था। तो ये हम सारे तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो आप लिखते हैं ना ये सब क्रांति कारण, जो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग नहीं करवा रहे, तो आंसर राइटिंग से संथाल कारण लिखा। आप ऐसे मत लीजिएगा चारों, आप या तो ऐसे करिएगा, चार वो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कॉजेज, यहाँ पे लिख दीजिए सोशल कॉजेज, यहाँ पे लिख दीजिए इकोनॉमिक कॉजेज, इधर से लिख दीजिए पॉलिटिकल कॉजेज, इधर से लिख दीजिए क्या है, इरिमेट कॉजेज। और भी कुछ होगा तो सुपरस्टिशस करके, यानी इस तरह से आप लिखाइएगा ना, फ्लो चार्ट करिएगा, तो आपको एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आगे है देखिएगा, पहले देखिएगा सोशल कॉजेज में, यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है। पहले लिखिएगा सोशल कॉजेज में क्या था, कि सोशल कॉजेज में था क्या, कि वहाँ पे क्या था कि जमींदारी जो पुलिस थी, राजस्व न्यायालयों में जबरन वसूली कर रहे थे, दमनकारी व्यवस्था ला दी थी, जबरन गरीबी दुर्व्यवहार जैसे व्यक्तिगत शोषण की एक संयुक्त प्रणाली का प्रयोग किया था। और खास करके गरीब जाति की बढ़ती फसलों पे मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा इन लोग पे वसूला जाने लगा, ठीक है। यानी पहले जो टैक्स लगता था उस पर 3 गुना उसको कर दिएगा, टैक्स लगा दिएगा। और ये जो भू राजस्व के जो ऊंची दर के कारण क्या था, साहूकार, महाजन आदि से उच्च ब्याज दर पे कर्ज तथा नहीं चुकाने की स्थिति में क्या था, विभिन्न, जैसे मान के चलिए ना कि पहले क्या था कि इन लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे, तो पैसा किस किस पास लेते थे, तो जो साहूकार, क्योंकि उस समय में बैंक था ही नहीं, तो बैंक नहीं था तो महाजन के साथ लेते थे या साहूकार के साथ से लेते थे। और क्या था कि इनके पास नहीं, मान के चलिए किसी साल नहीं फसल हुआ, तो नहीं फसल होने के कारण क्या था कि इन लोग पैसा चुका नहीं पाते थे, तो नहीं चुका पाते थे तो उसके कारण विभिन्न प्रकार के शोषण करते थे, ठीक है। इनफैक्ट महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया जाता था, और बेगारी का काम किया जाता। बेगारी इन द सेंस आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल नंबर 23 वो क्या होता है, ठीक है, कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। मान के चलिए आप SDM बनते हैं, DM बनते हैं, अगर आपको पैसा दे ही ना सरकार, तो क्या आप काम करेगा, तो आपका आर्टिकल 23 का वायलेशन भी है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखिएगा, फसलों पे अब अपने क्या अछूते मवेशी टैटू, यहाँ तक कि हाथी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के दयापूर्ण अत्याचारों को बिल्कुल और अनैच्छिक अत्याचार के साथ जोड़ा गया। ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं सोशल कॉजेज में। और इसके अलावा सामाजिक कारण में आप लिख सकते हैं कि जो वहाँ की जो मांझी व्यवस्था थी, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आप ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं सामाजिक कारण में। वहाँ की एक क्या था ना कि सामूहिक आधारित एक मांझी व्यवस्था थी कि जिसपे क्या था, ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करने के प्रयास किया और समाप्त भी कर दिया था, वो कॉलेज बन गया। दूसरा है कि ब्रिटिश टेक्सटाइल अप्रोच टू लोकल इकोनॉमी, ये क्या था कि इसको लोकल इकोनॉमी के तोड़ने का काम किए। और ये देखिएगा जो आपका क्या है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ब्रिटिश क्या था, संरचनात्मक दृष्टिकोण, यानी उन लोगों को था ना कि इन लोगों का जो लोकल जो इकोनॉमिक उसी को तोड़ देते हैं तो फिर जाएगा कहाँ, ठीक है। ये सब बात था इसके साथ। तो ये देखिएगा क्या किया था कि जो संथाली लोग थे मेनली रूप से क्या थे कि कौन कौन से जिले में थे, तो आप देखिएगा यहाँ पे
मानभूम, बाराभूम और छोटा नागपुर, पलामू मले में रहते थे। ठीक है, ये सब एरिया था इनका, ये रहते थे। और इसके अलावा क्या है, वो उनका मेन पेशा क्या था, तो वे वन मार के खेती को साफ करके क्या था, निर्वाह करने के लिए शिकार और कृषि जीवन शैली में रहते थे। माने उनका क्या था कि वन्य जीवन पे ही मेन रूप से टोटली डिपेंड था, यानी उनका वन जो था वही उनका माई बाप था। ठीक है, और वही उसी के लिए सब कुछ था। तीसरा पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं कि लेकिन ये औपनिवेशिक शासन के एजेंटों ने अपनी भूमि पर अपने अधिकारों को दावा करने लगा और संथाल पहाड़ियों को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला ब्रिटिश सरकार ने कि भैया हमको यहाँ पे क्या है कि दीवानी व्यवस्था का मिला है कि हम तुमसे दीवान वसूलेंगे और ये क्षेत्र हमारा है। ठीक है, हमारे रहमे कदमों पे चलोगे तो ठीक है, अन्यथा तुमको भागना पड़ेगा यहाँ से। ये थर्ड वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि उन्होंने क्या किया, स्थानीय भूमि कानून पे नई भूमि पे दावा भी करते थे। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा लास्टली में कि जमींदार और साहूकारों ने उधार पे ऋण दिए और सामानों से आकर्षित किया, और मरम्मत के अनुपात को प्रबंधित करने वाला अकेला महान जो था, जिसे पूरे वर्ग को मैंने क्या था कि एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं टैक्स देने पे, मैंने पैसा नहीं देने पे क्या कहता था कि उससे क्या था, जबरन वो करवाते थे। इसमें आप लिख सकते हैं इतना पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि इससे क्या हुआ ना कि इस विरोध में संथाल के विद्रोही भी आए, माने उनको लगा कि भैया आप क्या करेंगे, टैक्स तो दे नहीं सकते हैं, या हमारे ऊपर मैंने मेन चीज़ था क्या था कि महिलाओं के ऊपर भी शोषण करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। फिर लास्ट में क्या था कि होता ना कि अति का अंत होना है, तो इस लोग भी क्या था यहाँ पे सत्ताधारी सत्ता पे हमला करने की कोशिश किया गया। ठीक है, ये सब पॉइंट अब लिख सकते हैं। जो अंधविश्वास जो था सुपरस्टिशस क्या था कि वे मानते थे कि उनकी कार्रवाई और उनकी भगवान का आशीर्वाद है। किनका, जो सिंह नहीं, इन लोग बोलते थे कि सिंह क्या था, सिंह बोंगा। ठीक है, इनको भगवान का ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और ये देखिएगा मेन रूप से क्या था कि मानते थे प्रमुख विद्रोही नेताओं सिंधु और कानून दावा किया कि उन्हें ठाकुर ने उन्हें मैंने संवाद दिया, उन्हें एक ईश्वरीय शक्ति दिया और उन्हें हथियार उठाने स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहा। मैंने कुछ अंधविश्वास था जो कि जो इनका जो लीडर थे सिंधु और कानून, इनके लीडर पे क्या था, सभी लोग मतलब होता ना कि चलो देख लेंगे जो होगा जो होगा। तो ये कुछ अंधविश्वास था, वो भी कारण बन गया। जो इमीडिएट रीजन थे, जो तत्कालिक कारण थे, वो क्या था यहाँ का, तो आप तत्कालिक कारण में देख सकते हैं कि संथाल द्वारा एक क्या था ना कि वहाँ के स्थानीय दरोगा को मार दिया गया था। ठीक है, जो कि तत्कालिक कारण वहाँ पे बन जाता। और देखिएगा जो मारने के बाद क्या होता वहाँ पे अ, अन्य विवादों में प्रशासन द्वारा संथालों की जगह महाजन था, साहूकार था, दीकू आदि को ही समर्थन दिया जाता था। और 1855 ईस्वी में एक मामूली चोरी के मामले में जब दरोगा की हत्या की जाती है, तो गिरफ्तार कर उनका शोषण हुआ। तत्पश्चात प्रक्रिया में दरोगा की हत्या कर दी गई और आगे चलकर विभिन्न संदर्भों में मिलने से संथाल विद्रोह का प्रसार हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो एक मामूली सी विवाद पे दरोगा को मार दिया जाता है दीकुओं द्वारा, मतलब आप हम कह सकते हैं संथालों द्वारा, तो ये एक तत्कालिक कारण बन जाता है। एक जो आपका पॉलिटिकल कॉजेज है, जो आपका राजनीतिक कारण बोल सकते हैं, यहाँ तो क्या था ना कि वहाँ पे संथाल व्यवस्था में एक परहा पंचायत था। ठीक है, और परहा पंचायत में क्या था कि संस्थाओं का एक प्रमुख, परहा पंचायत जैसे एक संस्थाओं का प्रमुख संस्थान था। लेकिन ब्रिटिश शासन में इससे न सिर्फ हस्तक्षेप हुआ बल्कि इसे समाप्त करने की कोशिश की गई। मतलब जैसे कि आज के डेट में आप देखते हो खाप पंचायत जो कि आपका हरियाणा में पड़ता हुआ, तो उसको लोग मानते, अब मान के चलिए वहाँ पे सरकार गया बोलता कि हम खाप पंचायत को नहीं मानेंगे, तो खाप पंचायत वाला भी तो बोले मैं कि हम भी आपका शासन नहीं माने, आपको बाइकआउट कर देगा। तो ये सब सरकार भी उसकी बातों का ध्यान रखता है। ठीक है, जैसे उस टाइम पे भी क्या था कि ये लोकल पंचायत था, अब परहा पंचायत था, मैंने पंचायत ही लगता है। जैसे आज भी देखिएगा गाँव में क्या होता है कि किसी के यहाँ लड़ाई होता है, तो सबसे पहले क्या लोग पंचायत के स्तर पे ही उसको सलटने का काम करते हैं। और जो लोग कुछ जो नवाब होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम पंचायत का बात नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो, तो फिर क्या है कोर्ट कचहरी का दरवाजा लगाएंगे। तो ये सब चीज़ देखने को भी मिल सकता है। पॉलिटिकल कार्य में आप लिखिए परहा पंचायत की चर्चा करें। अब देखिए परिणाम क्या क्या हुआ था, मैंने इसके क्या परिणाम हुए जो आपका कंसिक्वेंस बोल सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ। तो देखिएगा पहला प्रशासनिक जो हुआ था, प्रशासनिक जो परिणाम इसका हुआ कि वीरभूमि क्या था, भागलपुर और वीरभूमि के कुछ क्षेत्र को काटकर संथाल परगना के नाम से जिला बनाया गया था। ठीक है, और इसे जनजातीय हितों की रक्षा को जैसे नन रेगुलेशन जिला के रूप में भी घोषित किया गया था, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा जो था, अगर कानून स्तर पे बोला जाए कि कानून के लेवल पे क्या किया गया था, तो संथाल परगना को क्या था काश्तकारी कानून लागू किया गया, और जिसमें ग्राम प्रधान को मान्यता, ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधित अधिकार जैसे प्रावधान थे। मतलब कह सकते हैं कि जो जो परहा पंचायत था ना उसको जो समाप्त किया था, उसकी उसी के लिए क्या था कानून स्तर पे क्या था कि ये जो आपका संथाल परगना काश्तकारी जो कानून लाया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान को, जो आप देखते हैं कि ग्राम प्रधान जैसे यूपी में वो होता है ग्राम प्रधान, मतलब हमारे चाचा प्रधान है, बिहार में तो मुखिया होता है,
लेकिन ग्राम प्रधान को मान्यता देगा कि ग्रामीण अधिकारियों के पुलिस संबंधित अधिकार जैसे प्रावधान थे, मतलब वही पुलिस प्रशासन है। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं आप। मांझी व्यवस्था जो थी उन लोगों को जो सामूहिक था फिर से उनको बहाल कर देगा, मतलब पहला भैया जैसे है वैसे रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ परिणाम में आप लिख सकते हैं। और इसका क्या इंपॉर्टेंस था इसको आप लिख सकते हैं, माने इसका क्या महत्व था इस आंदोलन का। तो देखिएगा, अगर महत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जमींदारी व्यवस्था भारतीय किसानों को बहुत चढ़ी हुई थी और इसलिए संथाल विद्रोह को रोकना महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट में। दूसरा है कि इससे क्या हुआ, विद्रोह किसानों की स्थिति में सुधार करने करने में भी मदद किया। मतलब जब विद्रोह हुआ था फिर किसानों की स्थिति वहाँ पे मैंने बहुत सारे जो टैक्सेस थे उसको फिर से हटाया गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या था, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था ना इन लोगों के प्रति। और देखिए फिर से क्या था, विदेशी प्रभाव को समाप्त कर न्याय एवं धर्म का राज्य स्थापित किया गया था वहाँ पे। ठीक है, और साथ ही संथालों ने अपनी सामूहिक व्यवस्था के लिए स्वराज्य जैसी संकल्पना की बात की, जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को आधार स्तंभ बना था। ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा है वही नया संथाल परगना जिला क्या है, वीरभूमि को मिलाकर बनाया गया था। इसके अलावा 1856 के 37वें अधिनियम को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि कार्यक्रम के स्तर पे क्या किया गया। तो कार्यक्रम के स्तर पे अगर देखिएगा तो समय से पहले मैंने पूर्व काल से ही अगर कार्यक्रम के स्तर पर देखें तो पूर्व काल के जनजातीय विद्रोह जैसे कि तेर, चमाड़, हो, कोल, भूमिज आदि में कार्यक्रम को स्वरूप सीमित था। ठीक है, मैंने पहले क्या था ना, इन लोग का जनजातीय विद्रोह था मैंने सीमित था, खास करके चेर था, तमाड़ था, कोल, भूमिज आदि में भी कार्यक्रमों का स्वरूप सीमित था। लेकिन क्या है, अपने उद्देश्य फिर क्या है, लेकिन देखिए जैसे जैसे विद्रोह का प्रसार होता है विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी जोड़ दिया गया था। ये कार्यक्रम के स्तर पर आप लिख सकते हैं। अगर विचारधारा के स्तर पर देखें क्या इन लोगों में परिणाम हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि इस विद्रोह में हिंसा का प्रभाव रहा था। और यह विद्रोह विशेष रूप से जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र जो थे इन लोगों को, चूंकि उन लोगों को क्या था कि जो जंगल में रहते थे और यही सब मतलब धनुष चला रहे हैं, उन लोग मान के चलिए बंदूक चला रहा है और ये तीर से मार रहा है, तो क्या कहीं पे टिकेगा। बर्छा आदि का व्यापक स्तर पे सक्रिय प्रयोग की दृष्टि से भी जाना जाता है और संभवतः यह सशक्त एवं संग्रहित विद्रोह का ही परिणाम था कि जो कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। सोचिए कि मात्र इन लोग 6,000 ही लोग था। ठीक है, जो कि 10 गुना बढ़ गया था, बाद में 60,000 हो गया था। आप सोचिएगा कि इन लोग मतलब छक्के छुड़ा दिया था अंग्रेज वालों को। इसके अलावा देखिए अगर नेतृत्व के स्तर पे बात किया जाए तो नेतृत्व के स्तर पे क्या किया गया था, तो प्रारंभ में देखिएगा ना कि ये लगभग 400 गांव में ही लगभग 6,000 संथाल को ही भागनडी में एकत्रित करके विद्रोह बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे रूप व्यापक व्यापक रूप होता है तो ये क्या था कि इसकी 10 गुना बढ़ के कितना होता है, 6,000 से होकर 60,000 हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखिएगा जन सहभागिता के स्तर पर अगर देखिएगा तो जन सहभाग ये 8वां 9वां नंबर पॉइंट पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ, जन सहभागिता। ठीक है, जन सहभागिता के स्तर पे यानी आप कह सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक पार्टिसिपेशन के स्तर पर अगर देखिएगा तो किसी विद्रोह की सफलता में जन सहभागिता का विशेष महत्व होता है। और संथाल विद्रोह को संथाल जनजाति के संगठित समर्थन के साथ ही अन्य वर्गों को भी प्रत्यक्ष था। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। और लास्टली जो देखिएगा उपलब्धि के स्तर पे भी लिख सकते हैं। अगर 10वां पॉइंट में अगर लिखना है तो उपलब्धि के स्तर पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो उपलब्धि के स्तर पे लिखिएगा यह दृष्टि ये भी क्या था कि विद्रोह जो था कई दृष्टि से सफल हुआ, कुछ असफल भी रहा। मतलब आप कह सकते हैं कि असफलता इस संदर्भ में कि बाहरी लोग एवं ब्रिटिश शासन का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब बाहरी लोग का जैसे ब्रिटिश समाप्त तो नहीं हुआ ना वहाँ पे, और कई अन्य उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अगर सफलता के दृष्टिकोण से देखेगा तो संथाल परगना को क्या है, जनजातीय हितों के ध्यान में रखते हुए नन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया था। आप ये सब पॉइंट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा कि अगर लास्टली जो आपका निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो निष्कर्ष में है कि अनडाउटली द संथाल रिवोल्ट वाज द ट्राइबल एंड द लोकल बट इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज। मतलब क्या था कि देखिए कि मानते हैं कि ये जो आंदोलन था लोकल लेवल पे था, मान के चलिए एक छोटा सा मतलब क्या था, भागलपुर से राजमहल तक ही था ना, लेकिन क्या था बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में था। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में था, लेकिन अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी यह काफ़ी हद तक एक संगठित एवं सशक्त क्या था, जनजातीय विद्रोह था। और इस विद्रोह ने न आगे की जनजातीय आंदोलन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को भी विभिन्न स्तरों पर प्रेरित एवं प्रभावित किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंड द सेक्रीफाइसल इंस्टेंट 15,000 संथाल्स लॉस्ट देयर लिव्स इन दिस रिवोल्ट, यानी 15,000 जो लोग थे इस संथाल में अपने घर को खोए थे। अपकमिंग जनरेशन रिपीट ऑफ द फ्रूटफुल्स ऑफ, मैंने क्या है आने वाली पीढ़ी भी क्या है इसको
भुला नहीं पाएंगे, ठीक है, संथाल वाले। तो इतना आप लिख सकते हैं। आपका जो निष्कर्ष है इसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद क्या है कि आपको एक अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है और आपको अच्छा एक आपको मार्क्स गेन हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।